नमस्कार। आपका संस्कृत शिक्षण क्लास में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि यह शिक्षा मात्र उन लोगों के लिए नहीं है जो संस्कृत भाषा को जानते हैं, पढ़ते हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, बल्कि मेरा विशेष उद्देश्य यह है कि जो संस्कृत को नहीं जानते हैं वो भी संस्कृत को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और संस्कृत में लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों चीज़ें आपको अवगत कराने का मेरा विशेष उद्देश्य है। तो आइए सबसे पहले हम संस्कृत भाषा को जानते हैं। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। देववाणी इसलिए कहा जाता है कि ये देवताओं की वाणी कही गई है, क्योंकि संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत मतलब जिस संस्कृत में वेदों को लिखा गया है और वेद अपौरुषीय बताए गए हैं। अपौरुषीय मतलब जिसको किसी ने लिखा ही नहीं है, अर्थात तो ईश्वर के वचन बताए गए हैं। और पहले आपको पता है कि जो है मौखिक शिक्षा प्रचलित थी, तो मौखिक शिक्षा एक समय तक जब वह याद करने की अवस्था में नहीं रही तो उसे लिपिबद्ध जिसने किया है तो उसने बनाया नहीं है। तो विशेष रूप से यही विशेष कारण है कि देववाणी कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर के वचन भी संस्कृत में हैं। तो वो तो अलग बात है, वो तो वैदिक संस्कृत है, वो बहुत क्लिष्ट है। तो आपको हमने बताया कि हम आपको संस्कृत सिखाएंगे। तो संस्कृत ऐसी संस्कृत जो लौकिक संस्कृत है, अर्थात जो व्यवहार में है, जो हम जिसमें किताबें अन्य अन्य पुस्तकें मिलती हैं, जिसे आप पढ़ सकें, बोल सकें और लिख सकें, ये जानकारी देने का मेरा इरादा है। तो सबसे पहले तो इस क्रम में आपके मन में एक भ्रम होगा कि संस्कृत में रूप ही रूप होते हैं, इसी से डर करके लोग संस्कृत से भाग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप तो समझदार हैं। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपके सबसे पहले इस भ्रम को मिटाने के लिए हम एक बात कहेंगे कि संस्कृत में रूप अपने आप से नहीं बने हुए हैं, रूप बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो रूप बनाए जाते हैं तो वो जो नियम है वो यदि एक जैसे एक क्रिया पर लागू होता है तो उसी तरीके से सारी क्रियाओं पर वही नियम लागू होता है। तो अगर आपको एक रूप याद हो गया तो उसी तरीके से बहुत सारे रूप अपने आप से आप उसको बोल सकते हैं। सारे रूप याद करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वह शब्द रूप हो चाहे वह धातु रूप हो। धातु मतलब क्रिया होती है। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है जाना, वह जाता है। तो आप जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो। तो जाना शब्द क्या है? जाना शब्द से लग रहा है कि किसी के पैर चल रहे हैं, तो क्रिया होने का बोध हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी शब्द है ना, तो जो है उससे भी यही बोध होता है कि वो जा रहा है। तो हमारे संस्कृत में उसको धातु कहते हैं ना। तो जो है यहाँ पे हम गम धातु का रूप लेकर आए हुए हैं। आप चिंता न करें, हम इसमें रूप नहीं रटाने लगेंगे। आपको हम आज कुछ न कुछ वाक्य लिखना और बोलना सिखा देंगे। ठीक है, और समझना सिखा देंगे। आप अपने घर में एक आध शब्द बोल सकेंगे, एक आध वाक्य बोल सकेंगे घर में। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ, बेसिक में अनगिनत जानकारियाँ हैं जो हर वीडियो में आपको मिलती रहेगी ना, क्योंकि एक वीडियो से तो ज्ञान पूरा होता नहीं है, आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको मैं वादा करती हूँ, आप कोई भी संस्कृत का पाठ होगा अपने से आप उसको पढ़ सकेंगे और उसका अर्थ समझ सकेंगे, अपने से किसी भी उत्तर को लिख सकेंगे, किसी प्रश्न को बना सकेंगे, है ना। और आपके अंदर संस्कृत से जुड़ी हुई जो भी पुस्तकें हैं उसके अर्थ को जानने की जिज्ञासा है तो खुदा आप पूरा कर सकेंगे। अनेक प्रकार की भाषाओं को जानना ही चाहिए। ठीक, तो देखिए जैसे ये है, इसमें आप ये जान लीजिए कि जैसे हिंदी में है, हिंदी में होता है एक वचन और बहुवचन। ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये है एक वचन और इसके बाद है बहुवचन। यही हिंदी में रहता है, सिर्फ एक वचन रहता है, उसके बाद तुरंत बहुवचन रहता है। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं सिंगुलर नंबर और उसके बाद प्लूरल नंबर, और संस्कृत में ये अंतर है। अब जैसे दूसरी भाषा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको हिंदी और वो सिखा रहे हैं, अब ऐसे बताएंगे तो आपको संस्कृत समझने में आसानी होगी। संस्कृत में अंतर है कि इसमें एक वचन है
दो वचन है और बहुवचन है, अर्थात इसमें 3 हो गए। हिंदी में 2 थे, इंग्लिश में 2 थे और संस्कृत में 3 है। तो इसमें आपका एक बात आपको पता चल गई कि वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। समझ रहे हैं ना। अब इसी प्रकार से ये वर्तमान काल आप समझ रहे हैं, और वर्तमान काल जो है ये हिंदी शब्द है, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल ये आप पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। और उसी को संस्कृत में कहा जाता है लट लकार। लकार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लकार भी लिखा जाता है, लट लकार, ठीक है। वर्तमान काल को इंग्लिश संस्कृत में कहा जाता है लट लकार। अब ये कहेंगे कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, परस्मय पदी। परस्मय पदी का मतलब होता है ये जो रूप लिखा हुआ है ये 3 प्रकार से बनता है, एक परस्मय पदी, एक आत्मनेपदी, एक उभय पदी है, ठीक है। अब ये शब्द लिखा हुआ है तो इसका हमें बताना ही पड़ेगा कि मतलब क्या है। तो ये जो रूप है ये परस्मय पदी का रूप है, अर्थात एक रूप आप जान गए, ये गम वाला रूप, ये गम, गम मतलब होता है जाना, ठीक है। गम का अर्थ देखो हिंदी में लिखा हुआ है जाना। अब इसी गम में क्या करके प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय जानते हैं ना, शब्द के अंत में लग करके जो शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग प्रत्यय में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं उपसर्ग पहले लग जाएगा और प्रत्यय बाद में लगेगा। तो प्रत्यय यहाँ सब लगा हुआ है, प्रत्यय लग करके गम ही शब्द है। गम का हिंदी क्या है, जाना। तो गम धातु है और इसी गम धातु में प्रत्यय लगा करके ये सारे 9 शब्द बन गए हैं। और ये जो 9 शब्द आपके बने हुए हैं सब का मतलब है जाना। इसका भी मतलब है जाना, गच्छता का मतलब है जाना, इसका भी मतलब है, इसका सबका मतलब है। तो मन में प्रश्न आता है जब सबका मतलब है जाना तो 9 बार क्यों लिखा हुआ है जाना, जाना जाना, ये 9 बार क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इधर आ जाइए, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, ठीक है। ये 3 पुरुष हैं और तीनों में एक वचन में, जैसे प्रथम पुरुष है इसमें एक वचन के लिए गच्छत कहा जाता है, द्विवचन के लिए गच्छता कहा जाता है और बहुवचन के लिए गच्छन्ति कहा जाता है। अब ऐसे मध्यम पुरुष का अगर करता है, ये प्रथम पुरुष का अगर करता है तो उसके लिए यदि एक करता है तो गच्छत कहा जाएगा, 2 करता है गच्छता कहा जाएगा, बहुत लोग हैं तो गच्छन्ति कहा जाएगा। समझ गए। अब इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का अगर करता है तो एक है तो गच्छस कहा जाएगा क्रिया के रूप में, जाने के रूप में, और 2 है तो गच्छता कहा जाएगा और 3 है तो गच्छत कहा जाएगा। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का यदि करता है, कर्ता समझ रहे हैं ना, कर्ता इंग्लिश में आप सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्ता कहा जाता है। अब हिंदी में कर्ता हम आपको फिर से एक वाक्य देकर समझा देते हैं। जैसे रमेश जाता है, तो रमेश क्या है, रमेश इस वाक्य में कर्ता है, तो रमेश क्या है। अब आप अगर रमेश जाता है वाक्य है तो आप उसको संस्कृत में कैसे बदलेंगे, हम अभी उसका नियम बताते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष का भी ये नीचे वाली लाइन चलेगी, ठीक है। अब आए थोड़ा सा ट्रिक हम आपको समझाते हैं, ठीक। वो ट्रिक आप याद रखिएगा तो सारे अनुवाद आप आराम से कर ले जाएंगे। तो ट्रिक इस प्रकार से है, देखिए ये देखिए ट्रिक हमने लिखा है, ये मैं ना, मैं, हम, उत्तम। मैं अर्थात समझ रहे हैं ना, जैसे अपने लिए अगर वाक्य बन रहा है कि मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं, तो इसके लिए जो उत्तम पुरुष की लाइन है अर्थात सबसे नीचे वाली वो क्रिया लगेगी, ठीक है। और तू, तुम, मध्यम, अगर तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, तो इसके लिए क्रिया कौन सी लगेगी, मध्यम पुरुष की लगेगी, ठीक है। बीच वाली लाइन लगेगी। तो एक है कि तुम जाते हो तो पहली लगेगी, ठीक है। और अगर 2 जाते हैं तो दूसरी लगेगी, और अगर तुम दोनों जाते हैं तो नंबर 2 वाला, तुम सब जाते हैं तो तीसरा। अब शेष का मतलब समझ रहे हैं ना, शेष मतलब मैं और तुम के अलावा जो बच रहा है। इस संसार में मैं और तुम क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का नाम है मैं और किसी को मैं नहीं कहा जाएगा, हर व्यक्ति अपने लिए मैं कहता है, ठीक है। और हर दूसरे के लिए तुम बोला जाता है, इसीलिए इसको सर्वनाम कहते हैं। तो ये दोनों सर्वनाम है, तो बीच वाले के लिए तुम वाली लाइन है और नीचे वाले के लिए मैं वाली लाइन है। और उसके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं, वो चाहे रमेश हो, सुरेश हो, दिनेश हो, सीता, गीता, वह, यह, मतलब मैं तुम के अलावा जितने हैं उनके लिए पहली लाइन रहेगी, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए हमने आपको थोड़ा सा बनाया है एक और, उसको देखें, ये देख लीजिए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ तो फिर से हम लोग पहली तरफ आते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है प्रथम पुरुष में लिखा हुआ है गच्छति, ठीक है। अब गच्छति का मतलब होता है जाना, मैंने बता दिया। अगर आपके मन में ये हो रहा हो, जैसे हम जब पढ़ाते हैं ना क्लास में, अब जैसे हमने बोल दिया कि बेटा लिखो वह जाता है, तो बच्चे हमने बता दिया वह की संस्कृत क्या है, सह। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वह की संस्कृत सह है, सह का मतलब वह होता है। तो बच्चे कहते हैं सह लिख देते हैं, फिर जाता है तो जाता है का वो गच्छति लिख देते हैं। ये देखिए ये गच्छति लिख देते हैं। उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि मैम इसका मतलब जाता हो गया, अब हाय का मतलब क्या रहेगा, हाय की संस्कृत क्या लिखी गई। तो हम आपको बता दें, निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न रहते हैं, ऐसे प्रश्न आपके मन में होंगे ना, तो आप कमेंट में हमें लिख करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम कंटिन्यू क्लास संस्कृत का पूरा अपनी तरफ से आपको संस्कृत भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे, कई वीडियो बनाएंगे। तो जो भी आपके समझ में नहीं आएगा आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तो हम उस बच्चे का उत्तर दे चुके थे वहाँ, और यहाँ भी दे रहे हैं कि गच्छत का मतलब जाता है, ये दोनों हो गया, ठीक है ना। जाता, जैसे इंग्लिश में क्या रहते हैं, गो कहते हैं ना, गो, हाँ, यू गो, ऐसे बोल देते हैं टीचर लोग, यू गो। तो यू गो बोल देते, यू मतलब तुम, गो मतलब जाना, ठीक है। तो उसमें जो है, या जो भी बोलते हैं उसमें हाय के लिए अलग से नहीं बोला जाता ना, या बोला भी जाता है, लेकिन हमारी संस्कृत में जो है गच्छत सिर्फ आप बोल देंगे तो हाय उसमें ऑटोमेटिक अर्थ देने लगेगा, ठीक है। तो देखिए आप जैसे अगर लिख रहे हैं सह, वह जाता है, ठीक है। मैंने अनुवाद लिखा नहीं है, आप खुद अनुवाद एक कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना, तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आपका वाक्य है वह जाता है, तो आप वह की संस्कृत लिखेंगे सह, और जाता है के लिए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गच्छति, सह गच्छति। आपको एक वाक्य आ गया, वह जाता है सह गच्छति। अब वह के लिए गच्छति ही क्यों है, गच्छस क्यों नहीं है, गच्छाम क्यों नहीं है, वह एक वचन है इसलिए गच्छति है। वह द्विवचन नहीं है, वह बहुवचन नहीं है, इसलिए गच्छति है। लेकिन वह के साथ इसलिए गच्छति है क्योंकि वह न मैं है और न तुम है। मैं के लिए ये उत्तम पुरुष रहेगा, मैं अगर होता तो गच्छामि होता। मैं, जैसे मैं की संस्कृत होती है अहम, तो हो जाएगा अहम गच्छामि, ठीक है, मैं जाता हूँ। और ये वाला हो जाएगा तुम के लिए लाइन है, तो आप कहेंगे त्वम, तुम का हो जाता है तुम, त्वम, ठीक है, त्वम गच्छसि, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया सह गच्छति, और त्वम गच्छसि, अहम गच्छामि, ठीक है। सह गच्छत मतलब वह जाता है, त्वम गच्छसि मतलब तुम जाते हो, अहम गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ। एक अगली लाइन भी देख लीजिए, यहाँ वह लिखा हुआ है, देखो वह, और गच्छत सह लिखा हुआ है, सह गच्छत वहाँ से देखिए, त्वम लिखा हुआ, त्वम का अर्थ होता है तू, तो त्वम गच्छसि, अहम गच्छामि। इसी तरीके से मैंने यहाँ सीक्वेंस में लिख दिया है। आपको बस इतना ही, अब ये मत समझिए कि ये जो हमने गच्छति वाली लाइन आपको समझाई बस इसी के लिए ये सारा सब कुछ रहेगा, नहीं। ये जो नियम है कि सह जो है, देखें ये जो है ये शेष के अंतर्गत आता है, न मैं न तुम, ये हर रूप में इसी प्रकार से लगेगा। अब जैसे पढ़ना है, आपका मन कह रहा है कि वह पढ़ता है, हम ऐसा बोलें, आप अपने बच्चे को किसी से बता रहे हैं कि वह पढ़ता है, तो आप कहिए सह, अब उसके जैसे गच्छत था वैसे पठत बना दीजिए, गच्छति पठति, तो आप कह दीजिए सह पठति, ठीक है। अब आपका मन कर रहा बताने के लिए कि वह खेलता है, तो आप कह दीजिए सह क्रीडति, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब मतलब प्रथम पुरुष का पहला ही रहेगा क्योंकि वह एक वचन है। अब ऐसे तो मतलब वह दोनों, अब दो बच्चे हैं तो आप कहिए तो गच्छतः, वह दोनों जाते हैं, या वह दोनों पढ़ते हैं आपको कहना है तो कहिए तो पठतः। अब क्यों रहेगा यही, ये पढ़ता इधर वही है, ठीक है ना। देखिए यह पढ़ता है, गच्छता है या पढ़ता है या क्रीडता है, सेम चलेगा, है ना। बहुत सारे रूप सेम जो अपरस्मय पदीय रूप होंगे सेम चलेंगे लट लकार के। अब देख लीजिए, याद करना कुछ भी नहीं है, सारा रूप एक जैसा चलेगा, ठीक, सिर्फ एक रट लीजिए, सारा वैसे ही लिखा है। तो रहेगा तो गच्छतः,
और देखिए बहुवचन हो जाएगा सह का ते। ते मतलब वह सब। अब आप बहुत सारे बच्चों को संबोधित करते हुए कहना चाह रहे हैं वह सब जाते हैं, तो आप कह दीजिए। अब देखिए अब यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे बच्चों ने हमसे प्रश्न किया था कि मैम ते मतलब वह हो जाएगा और सब का मतलब क्या होगा, सबकी मीनिंग क्या होगी। तो ते का तात्पर्य ही होता है कि वह सब, ठीक है। तो अब ते जो है ये देखिए हम आपको बताएं, ये जो है ये पुल्लिंग में है भाई, और जो स्त्रीलिंग में है उसमें सा ते ता होता है, तो इसका जो है ते है। तो ते मतलब वह सब, ते का अर्थ हो जाएगा वह सब और गच्छन्ति, ठीक। तो वह सब जाते हैं। अब इसी प्रकार से तुम हो जाएगा कि तुम हो जाएगा गच्छसि, ठीक है। और तुम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, आप कह दिए युवाम, तो उसके बाद गच्छथा तुम दोनों जाते हो, या पठथा तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारा जो भी कहना हो तो उसी प्रकार से उसी रूप को लगा दीजिए, ठीक। या यूयम मतलब तुम सब, तो तुम सब यूयम, तुम सब की संस्कृत हो गई यूयम, यूयम का अर्थ हो जाएगा तुम सब, ठीक है। तो तुम सब, अब अगर आपके मन में पढ़ना ही बताना है तो चलिए, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत, और तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छत, ठीक। अब अहम पठामी, आवाम पठावा, समझ रहे हैं। आवाम मतलब हम दोनों, ये देखिए द्विवचन लिखा हुआ है, हम दोनों। आवाम पठावा वयम पठामः, वयम मतलब हम सब पढ़ते हैं। अहम मैं पढ़ता हूँ, आवाम हम दोनों पढ़ते हैं, वयम हम सब पढ़ते हैं। अब आइए क्रिया देख लिया जाए, ये देखिए यही मैं बोल रही थी। गच्छामि, गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ, गच्छावा हम दोनों जाते हैं, और हम सब जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रूप आपका पहले दिन मैंने आपको समझाया। अभी मैं जो है, जो ये पहली लाइन है देखिए, ये प्रथम पुरुष, इसी पे विशेष रूप से वीडियो लेकर आऊँगी कि पहले एक एक क्लियर होगा, ठीक है। पहले प्रथम पुरुष का हम आपको कई उदाहरण दे करके समझाएंगे, आपको भी कई उदाहरण देंगे, कोशिश करिएगा। दूसरे दिन हम उसकी संस्कृत बताएंगे तो आप मिलाइएगा कितना आपको आ गया है, और फिर दूसरे दिन मध्यम पुरुष का बताएंगे, और तीसरे दिन उत्तम पुरुष का बताएंगे, और कई ढेर सारे उदाहरण लेकर आएंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग करके और जो है आप वाक्य की रचना कर सकते हैं, बना सकते हैं। और किसी भी भाषा को बनाना, उसकी रचना, उसके वाक्य बनाना उस भाषा में, और उस भाषा को पढ़ करके अपनी भाषा में समझ लेना, यही भाषा का विधिवत ज्ञान होता है, ठीक है। अनेक विशेष बातें हर वीडियो में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।